स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। क्यों? क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा हो जाता है। ठीक है, लार्वा जो है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए क्या होता है, मिट्टी के का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। मिट्टी के तेल डालने पर मच्छर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। मिट्टी के तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं। लार्वा के सांस में बाधा डालती है। लार्वा के सांस में बाधा डालती है मिट्टी का तेल लार्वा के सांस में बाधा डालती है। लार्वा के सांस में बाधा डालती है। लार्वा के सांस में बाधा डालती है। मिट्टी का तेल जो होता है लार्वा के सांस में बाधा डालती है सांस लेने में। ठीक है, सांस लेने में बाधा डालती है। मच्छर पानी की सतह पर अंडे देते हैं, क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अंडों के भार को संतुलित करता है। ठीक है, पानी का जो पृष्ठीय तनाव होता है अंडे को क्या करता है, संतुलित करके रखता है। कौन करके संतुलित रखता है? पृष्ठीय तनाव। पानी की सतह पर मिट्टी तेल डालने से पानी का पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। क्या होता है? पानी का पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। क्या होगा? कम हो जाता है मिट्टी के तेल डालने से। मिट्टी के तेल डालने से पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। मिट्टी का तेल डालने से पानी का पृष्ठीय तनाव कम जाता है, जिससे मच्छर के अंडे पानी में डूब जाते हैं। पानी से निकलने वाले शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण चिपकते हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण चिपकते हैं। हुक का लॉ किसने दिया था? इलास्टिसिटी से संबंधित है। हुक का लॉ जो है इलास्टिसिटी से संबंधित है। ठीक है, द्रव का स्वतंत्र सदैव तनाव में रहता है। द्रव जो होता है हमेशा क्या होता है? सदैव तनाव में रहता है, यानी पृष्ठीय तनाव अधिक होता है तथा उससे कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ओके, कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव का यह पृष्ठीय तनाव भी तनाव कहलाता है। पृष्ठीय तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। ओके, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद देखिए स्थिर गति से तो ठीक उसके हाथ में ही गिरेगा। स्थिर गति होगा तो ठीक उसके हाथ में गिरेगा। लेकिन रेलवे के अंदर अगर गेंद को उछालते हैं तो गेंद उसके पीछे जाएगा, सिक्का को उछालेंगे तो। ओके, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में, क्षैतिज समतल इसको कहा जाता है दोस्तों, कि समतल के मध्य में वीरान यानी बीच में खड़ा है। ठीक है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वो अपने आप को सटल किया? तो न्यूटन का तीसरा लॉ के द्वारा। ओके, न्यूटन का तीसरा लॉ के द्वारा स्टेबल किया हुआ है अपने आप को। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण तैरते हैं। किसके तनाव के कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण तैरते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण तैरते हैं। ओके, पृष्ठीय तनाव के क्यों? क्योंकि देखिए उसमें ऊर्ध्वापातन होता है। ऊर्ध्वापातन का मतलब है क्या? समलिगेट होता है। ठीक है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव क्या होता है? घट जाता है। पृष्ठीय तनाव क्या होता है? घट जाता है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालता है तो पृष्ठीय तनाव क्या होता है? घट जाता है। यानी डिटर्जेंट जो होते हैं वो पृष्ठीय तनाव को कमज़ोर कर देता है। पृष्ठीय तनाव को कमज़ोर कर देता है यानी कम कर देता है। ठीक है, पृष्ठीय तनाव शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो घट जाता है पृष्ठीय तनाव घट जाता है। डिटर्जेंट डालने पर पृष्ठीय तनाव घट जाता है। सरफेस टेंशन घट जाता है। वाटर का सरफेस टेंशन घट जाता है डिटर्जेंट डालने पर सरफेस टेंशन घट जाता है। डिटर्जेंट डालने पर सरफेस टेंशन क्या होता है? घट जाता है। ओके, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठीय तनाव क्या होगा? साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठीय तनाव क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, साबुन को जल में घोलने पर क्या होता है? पृष्ठीय तनाव घट जाता है। डिटर्जेंट को भी जल में घोलने पर पृष्ठीय तनाव घट जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर सरफेस टेंशन घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठीय जो तनाव है घट जाता है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन कम हो जाता है, अथवा वह मैल गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। ओके, डिटर्जेंट आदि का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है। ठीक है, अतः मैल में गहराई तक पृष्ठीय तनाव के
कम होने का मैल में वह गहराई तक चल जाता है। पृष्ठीय तनाव कम होने से वह मैल में गहराई तक चल जाता है, इजी पहुंच जाता है, जिससे कपड़ा साफ होता है। साबुन के घोल में बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठीय तनाव कम होता है। ओके, बुलबुले क्यों बनते हैं? क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठीय तनाव कम होता है जल का। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। क्यों? संवातक यानी वेंटिलेटर, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की ओर उड़ते हैं। ठीक है, उनसे के क्रॉस वेंटिलेटर नहीं, सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर की ओर उड़ती है। सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर की ओर उड़ती है। सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर की ओर उड़ती है। ओके, सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर की ओर उड़ती है, इसलिए और वह बाहर चले जाते हैं, इसलिए वेंटिलेटर ऊपर की ओर लगाया जाता है। वेंटिलेटर जिसे संवातक कहते हैं हिंदी में, संवातक। वेंटिलेटर ऊपर की ओर लगाया जाता है ताकि छत के निकट लगाया जाता है, क्योंकि सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर की ओर उड़ती है। सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर की ओर उड़ती है और जिससे कि वह बाहर चली जाती है। अपमार्जक मैले कपड़े को सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, स्टेन वगैरह निकाल देते हैं। ठीक है, हाँ सही है। अपमार्जक जल का पृष्ठीय तनाव बढ़ा देते नहीं, ए सही आर गलत है। ओके, ए सही है। पृष्ठीय तनाव को घटाता है अपमार्जक, जिसे डिटर्जेंट कहते हैं। डिटर्जेंट जो होते हैं ना, सरफेस टेंशन को कमज़ोर कर देता है, सरफेस टेंशन को कमज़ोर कर देता है अपमार्जक, जिसे आप कहते हैं। देखिए, सरफेस टेंशन यानी डिटर्जेंट जो होता है रासायनिक लंबी हाइड्रोकार्बन युक्त अभिक्रिया होता है अपमार्जक जल में कठोरता के लिए उत्तरदायी आयनों में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अपक्षेप नहीं देते हैं। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम के अपक्षेप नहीं देते हैं। अपमार्जक होते हैं सरफेस टेंशन को क्या कर देंगे, कम कर देता है। ठीक है, डिटर्जेंट जो मिलाकर कपड़े के धागों में सरलतापूर्वक घुस जाता है, जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े क्यों नहीं रहते हैं? तो क्यों नहीं रहते हैं? वायुमंडलीय दाब होने कम के कारण या गुरुत्वीय नहीं होने के कारण? तो गुरुत्वीय नहीं होने के कारण। गुरुत्व नहीं होने के कारण क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। गुरुत्व नहीं होता, ग्रेविटेशन नहीं होता है। ठीक है, ग्रेविटी नहीं होता है, इसलिए वह अंतरिक्ष यात्री नहीं सीधे खड़े रह पाते। एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं स्ट्रेट नहीं खड़ा रह पाता। एस्ट्रोनॉमर जो होता है स्ट्रेट अंतरिक्ष में नहीं स्ट्रेट खड़ा रह पाता है। क्यों? एस्ट्रोनॉमर जो होता है स्ट्रेट लाइन में नहीं खड़ा हो पाता, यानी खड़ा सीधा नहीं हो पाता। क्योंकि ग्रेविटी के कारण होता है, यानी गुरुत्व नहीं होता। ठीक है, गुरुत्व नहीं होता, इसलिए वह एस्ट्रोनॉमर जो होता है स्ट्रेट में स्टे नहीं रहता है। ठीक है, खड़ा नहीं रह पाता है। यदि नेशनल का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें पढ़ने वाले जल की सतह आधी रह जाएगी। ओके, नेशनल का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें बढ़ने वाला जो जल सतह होता है उसका ऊंचाई आधी रह जाएगी। सायनता की इकाई पॉइज होती है। सायनता की यूनिट क्या होती है? पॉइज होती है। सायनता की इकाई पॉइज होती है। सायनता की इकाई पॉइज होती है जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों के किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोनों पर चढ़े द्रव की ऊंचाई किसका ज़्यादा होगा? जिसका जो पतला नली होगा उस पर अधिक चढ़ेगा। कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। ठीक है, जिसका कम व्यास होगा उसमें अधिक पानी चढ़ेगी। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप का क्या है? रेडियस का डायमीटर का एक पाइप है, उसको पाइप को परपेंडिकुलर डालते हैं इन वाटर में। ओके, तो वाटर किस पर अधिक चढ़ेगा? तो जिसका डायमीटर कम होता है उसका। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो किसके कारण उठता है? केशिकीय घटना के कारण। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? कैपिलरी एक्शन के कारण। कैपिलरी एक्शन जिसे केशिकीय एक्शन कहते हैं। कैपिलरी एक्शन कहते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तेल ऊपर किसके कारण उठता है? तेल किसके कारण ऊपर उठता है?
तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? किसके घटना के कारण? कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण। ओके, कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर उठता है। जिस नली का छिद्र केस के समान बारीकी होता है उसे केश नली कहते हैं। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ना अथवा नीचे उतरने की घटना में केशित्व कहलाती है। नीचे उतरना ऊपर की घटना से केशित्व कहलाती है। कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होता है? जो लैंप का बत्ती होता है उसमें तेज़ी से तेल ऊपर चलता है। किसके कारण? कैपिलरी एक्शन के कारण। कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होता है ना, वह तेल ऊपर की ओर चलता है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, क्यों, जबकि जहाज़ तैरता रहता है? यह सिद्धांत किस पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर या पास्कल के सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर या पास्कल के सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज़ तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज़ तैरते रहता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। पानी में लोहे सुई डूब जाती है लेकिन जहाज़ जो होता है तैरते रहता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण तैरते रहता है। ठीक है। पास्कल का सिद्धांत जो होता है कहाँ होता है दोस्तों? ब्रेक में यूज किया जाता है। ओके, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से संबंधित है। फ्लोटेशन ऑफ द लॉ किससे संबंधित है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है वो लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर निर्भर करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर काम करता है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के आधार पर काम करती है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के आधार पर काम करती है आर्किमिडीज जो होता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन बताया था। आर्किमिडीज जो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन बताया था। ठीक है। इसमें क्या होता है? संतुलित अवस्था में तैरते पर वस्तु हमें अपने भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करता है। यानी कहिए इतना नाव अगर पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, तो इतना ही पानी को क्या करेगा? ये विस्थापित करने का मतलब है कि हटाएगा या रिलीज मतलब डिस्प्लेस करेगा। ओके। दूसरा है ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है। देखिए ये नाव है, इतना पानी हटाया, ये जो पानी इतना जो हटा रहा इसका पानी ऊर्ध्वाधर रेखा, ओके, ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। तो गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र, देखिए ठोस का जो गुरुत्व केंद्र, इसका जो गुरुत्व केंद्र है, ग्रेविटी पॉइंट जो है, और वाटर का जो ग्रेविटी पॉइंट है, दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर में होते हैं। ठीक है, दोनों एक ही। ठोस का जो ग्रेविटी पॉइंट होता है और वाटर का जो ग्रेविटी पॉइंट होता है, दोनों क्या होता है? ऊर्ध्वाधर में ही होना चाहिए। यानी ये दोनों ही ग्रेविटी पॉइंट एक ही होना चाहिए, एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। ठीक है, इसका ग्रेविटी और इसका हटाए गए पानी का ग्रेविटी दोनों एक ही होना चाहिए। तो डेंसिटी का जो मास वायु वॉल्यूम होता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो इसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। सही बात है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, आर्किमिडीज लॉ यही बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर पानी में डूबी है और वो जितना पानी में डूबी उतनी ही पानी को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। ओके। और दूसरा है कि ये ठोस का जो ग्रेविटी पॉइंट होगा, वाटर का जो ग्रेविटी पॉइंट है, दोनों ऊर्ध्वाधर में ही होगा। दोनों क्या होगा? ऊर्ध्वाधर में ही होगा। ओके। हुक का नियम क्या कहलाता है? आप क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। पास्कल का सिद्धांत जो द्रव चालित वाहनों में जो चलता है वो पास्कल के नियम से सिद्धांत पर काम करता है। ब्रेक। उत्प्लावकता से संबंधित कौन वैज्ञानिक है? आर्किमिडीज है। ठीक है, आर्किमिडीज। जिसे लॉ ऑफ फ्लोटेशन से संबंधित कौन वैज्ञानिक है? तो आर्किमिडीज है। उत्प्लावकता जिसे लॉ ऑफ फ्लोटेशन से संबंधित आर्किमिडीज है। ठीक है, सिराकुस के आर्किमिडीज जो 287 ईसा पूर्व से लेकर के 212 ईसा पूर्व एक यूनानी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, अभियंता, आविष्कारक का खगोल वैज्ञानिक था। हालांकि उनके जीवन में कुछ ही विवरण ज्ञात है। अभी जब वो
थे तो उसके बारे में ज़्यादा विवरण अभी कुछ ही विवरण ज्ञात है। ठीक है, शास्त्रीय पुरातन का एक अग्रणी वैज्ञानिक माना जाता है। ओके, भौतिक विज्ञान में उन्होंने जल स्थितिकी सांख्यिकी उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या की नींव रखी थी। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है किस पर? ठोस के भार पर या ठोस के द्रव्यमान पर या हटाए गए द्रव के मात्रा पर? हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठीक है, जो द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल, ठोस द्वारा प्राप्त उछाल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो ठोस द्वारा जितना हटाया है पानी उसके द्वारा, ठोस द्वारा जितना पानी हटाया है उसके द्वारा, उस पर निर्भर करता है। ठोस द्वारा हटाया गया पानी पर निर्भर करता है, ठोस द्वारा जो हटाया गया जो पानी उस पर निर्भर करता है उछाल। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है किस पर? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ओके, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे का टुकड़ा ना तैरेगा किसके कारण? देखिए, अगर वह लोहे का सुई लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए क्या होता है, लोहा वो डूब जाता है। ओके, विस्थापित पानी अगर लोहे के भार से कम हो, विस्थापित पानी लोहे के भार से कम हो तब लोहा डूब जाता है। अगर विस्थापित पानी लोहे के भार से विस्थापित पानी लोहे के भार से कम हो, लोहे का यानी विस्थापित पानी का जो वेट होगा लोहे का वेट से कम हो, ठीक है, तभी वह डूबता है। विस्थापित पानी लोहे के वेट से अगर कम हो, ओके, विस्थापित पानी का जो वेट होगा लोहे के भार का वेट से कम हो तब वह लोहा डूब जाता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? नहीं तैरेगा तभी जब विस्थापित पानी का वेट लोहे के वेट से कम हो जाता है, तभी वह तैरेगा नहीं। ठीक है, तब वह तैरता नहीं। लेकिन अगर वही आर्किमिडीज के सिद्धांत पर अगर बड़ा सा अगर लेते हैं तो क्षेत्रफल पर निर्भर किया और उसका वाटर का वेट अधिक हो जाता है, इसलिए वह तैरते रहता है लोहे का पत्थर। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अनुसार तैरने वाले वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए मेटा सेंटर, जिसे गुरुत्व केंद्र के ऊपर रहना चाहिए, लोहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है। ओके, इसलिए वह तैरते रहता है। जल में अगर वाटर का वेट अधिक होता है लोहे से तो वह तैरेगा, और वाटर का वेट हल्का हो लोहे से तो वह डूब जाएगा।